Hello everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो बच्चा कल हम लोगों ने स्टार्ट करा था मैक्रो का हमारा चैप्टर नंबर 11 फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब देखो कल की क्लास में हम लोगों ने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, साथ में मैनेज्ड फ्लोटिंग, देन कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स रहते हैं इनके, मैरिट्स, डीमेरिट्स, हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों करते हैं, सप्लाई कहाँ से होती है। तो सारे छोटे छोटे से टॉपिक्स हम कल की क्लास में डिस्कस करके इस चैप्टर को कल कंप्लीट करेंगे। शुरू करें फटाफट से। तो देखो सबसे पहली बात आती है हमारे पास में, हमें पता है दो तरह के एक्सचेंज रेट सिस्टम्स है। एक होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, दूसरा होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल हम लोगों ने कल पढ़ लिया। देखो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का मतलब क्या है, जब एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, गवर्नमेंट सेट करती है, गवर्नमेंट मेंटेन करती है, उस सिस्टम को बोला जाता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर जो एक्सचेंज रेट है वो कौन डिसाइड करती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि भाई $1 पाने के लिए हमें कितने इंडियन रुपीस देने पड़ेंगे। वहीं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। एक्सचेंज रेट डिसाइड होती है मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग। देखा जाता है मार्केट में $1 की कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग जब एक्सचेंज रेट डिसाइड होती है उसे बोला जाता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। समझ में आ गया। जब एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, गवर्नमेंट सेट और मेंटेन कर रही है, दैट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। लेकिन जब गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, एक्सचेंज रेट मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग डिसाइड हो रही है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। समझ में आ गया। तो देखो फ्लेक्सिबल हम लोगों ने पढ़ लिया, हम बात करते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम की। वही लिखा है, एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड when it is set and maintained by the government at a particular level। जब एक्सचेंज रेट को गवर्नमेंट सेट कर दे, गवर्नमेंट बता दे कि भाई $1 कितने इंडियन रुपीस में मिलेगा, $1 पाने के लिए हमें कितने इंडियन रुपीस देने हैं। जब गवर्नमेंट इसे सेट कर रही है, गवर्नमेंट इसे मेंटेन कर रही है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। इजी पीजी हो गया। द गवर्नमेंट में सेट इट एट अ लेवल हायर or lower than the equilibrium exchange rate as determined by the market forces of demand and supply। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो हम लोगों ने क्या देखा था, कल वाले की बात करी हूँ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की। तो कल हम लोगों ने देखा था फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होती है। मैंने कहा ये है $1 की डिमांड, ये है $1 की सप्लाई, दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारी रेट डिसाइड हो गई, ये OR हमारी रेट डिसाइड हो गई। ये क्या है, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, या फिर इसे आप पार रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोल सकते हो, कल हम लोगों ने पढ़ा था। अब देखो ये तो है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंडर जो गवर्नमेंट है हमारी, वो एक्सचेंज रेट को इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज से ज्यादा भी सेट कर सकती है, वो इसे OR1 भी सेट कर सकती है, और सरकार अगर चाहे तो वो इसे इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट से लोअर भी सेट कर सकती है। समझ में आ गया। अभी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। सिर्फ इतना सा है कहने की बात कि अगर सरकार चाहे तो वो इसे OR यानी कि जो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज है उसे हायर भी सेट कर सकती है और उससे लोअर भी सेट कर सकती है। एक बार समझ के देखते हैं कैसे। देखो मैंने कहा एक्स एक्सेस पर हम क्या दिखाते हैं, हम दिखाते हैं एक्स एक्सेस पर फॉरेन एक्सचेंज यानी कि $1 की डिमांड और सप्लाई। वाई एक्सेस पर हम हमारी रेट दिखा रहे हैं यानी कि प्राइस दिखा रहे हैं कि $1 हमें कितने इंडियन रुपीस में मिलेगा। मैंने कहा ये $1 की क्या है, मार्केट में डिमांड है, ये क्या है, $1 की मार्केट में सप्लाई है। दोनों ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो OR हमारी क्या हो गई, रेट हो गई। अब मैंने कहा मान लो रेट है $1, हमें मिल जाता है मान लो 84 रुपीस के अंदर। ये है इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज यानी कि पार रेट ऑफ एक्सचेंज जो डिसाइड हो रही है अकॉर्डिंग टू मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई यानी कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में सरकार इसे हायर भी सेट कर सकती है, सरकार इसे लोअर भी सेट कर सकती है। हायर का मतलब क्या है, मैंने कहा सरकार ने रेट डिसाइड करी है OR1, सरकार ने रेट डिसाइड करी है OR1 कि पहले $1 84 रुपीस में मिल रहा था,
सरकार ने इसे सेट कर दिया कि अब $1 मिल रहा है मान लो 100 रुपए के अंदर। सरकार ने इस रेट को हायर सेट कर दिया। बिल्कुल सरकार ऐसा कर सकती है, बहुत सारे अलग अलग पर्पसेस होते हैं, हम आगे चलकर अभी पढ़ेंगे। अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो इस रेट को लोअर भी सेट कर सकती है, OR2, कि मान लो $1 हमें मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज के अंदर। तो गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट इसे चाहे तो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज से हायर भी सेट कर सकती है, गवर्नमेंट चाहे तो इसे इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज से लोअर भी सेट कर सकती है। समझ में आ गई? तो सारी बेसिक बातें अच्छे से चमक गया। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। When exchange rate is set higher than the equilibrium exchange rate, क्या हो जब गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट से हायर सेट कर देती है? देखो वही है, एक्स एक्सेस पर $US की डिमांड और सप्लाई है, वाई एक्सेस पर हमारी रेट है, ये हमारी $US की डिमांड है, ये $US की सप्लाई है, ये ई पॉइंट है, OR हमारी क्या है? इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। क्या है? इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, जो डिसाइड हो रही है अकॉर्डिंग टू मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मैंने कहा गवर्नमेंट ने इस रेट को क्या कर दिया है? हायर सेट कर दिया है। तो OR1 क्या है? हमारी नई एक्सचेंज रेट है, जो किसने सेट करी है? गवर्नमेंट ने सेट करी है। समझ में आ गई यहां तक मेरी बात? अब देखो बहुत आराम से समझना। मैंने कहा मान लो पहले $1 हमें मिलता था 84 रुपीज के अंदर, ठीक है? गवर्नमेंट ने इसे हायर सेट करा है, इसका मतलब अब $1 पाने के लिए हमें ज्यादा इंडियन रुपीज देने पड़ेंगे। अब $1 पाने के लिए हमें 100 रुपए पे करने पड़ रहे हैं। अब आप याद करो, कल हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, जब एक्सचेंज रेट इंक्रीज होती है इसका मतलब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। समझ पा रहे हो? जब एक्सचेंज रेट हमारी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब क्या है? डोमेस्टिक करेंसी यानी कि इंडियन रुपी की वैल्यू क्या हो रही है? डाउन जा रही है। इसे कल हम लोगों ने एक नाम दिया था जिसे हम लोग बोलते हैं डेप्रीशिएशन। पढ़ा था ना हम लोगों ने डेप्रीशिएशन। जब एक्सचेंज रेट हमारी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि पहले $1 पाने के लिए हमें 84 रुपीज देने पड़ते थे, आज सेम वही $US पाने के लिए वी हैव टू पे 100 रुपीज। मतलब कहीं ना कहीं हमारी करेंसी इंडियन करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इसे कल हम लोगों ने क्या देखा था? क्या बोलते हैं? डेप्रीशिएशन। तो जब यही काम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंडर होता है तब हम इसे क्या बोलते हैं? डेप्रीशिएशन। लेकिन जब यही काम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंडर नहीं हो रहा, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में हो रहा है, यहां पर मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट ने एक्सचेंज रेट को हायर सेट करा है, हमारी गवर्नमेंट जानबूझकर एक्सचेंज रेट को हायर सेट कर रही है, हमारी गवर्नमेंट जानबूझकर इंडियन रुपी की वैल्यू को कम कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तब हम इसे डेप्रीशिएशन ना बोलकर क्या बोलेंगे? डीवैल्यूएशन। क्या बोलेंगे? डीवैल्यूएशन। एक बार मैं कल वाला दिखाती हूं तब थोड़ा सा आप रिलेट कर पाओगे। कल हम लोगों ने 4 केसेस पढ़े थे। पहला केस था हमारा जब फॉरेन करेंसी $US की मार्केट में डिमांड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो हम लोगों ने देखा था पहले एक्सचेंज रेट क्या थी? OR थी। मान लो $1 हमें मिल रहा था 84 रुपीज में, फिर डिमांड क्या हो गई? इंक्रीज हो गई $US की, तो फिर हमारी एक्सचेंज रेट भी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई कि $1 हमें मिल रहा है अब 100 रुपए में। तब हम लोगों ने इसे क्या नाम दिया था? डेप्रीशिएशन का नाम दिया था। जब डिमांड इंक्रीज हो रही है $US की या फिर सप्लाई डिक्रीज हो रही है, तब हमने क्या नाम दिया था? डेप्रीशिएशन का। क्योंकि जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर रेट इंक्रीज होती है, यानी कि सेम वही $US पाने के लिए हमें ज्यादा इंडियन रुपीज देने पड़ेंगे, मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तब हम इसे क्या बोलते हैं? डेप्रीशिएशन बोलते हैं। लेकिन जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में हमारी गवर्नमेंट इंटेंशनली हमारी एक्सचेंज रेट को इंक्रीज कर रही है, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को डिक्रीज कर रही है, तब हम इसे डेप्रीशिएशन ना बोलकर क्या बोलेंगे? डीवैल्यूएशन। क्या बोलेंगे? डीवैल्यूएशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वही लिखा है, इट मीन्स वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हैज बीन डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर लोवर्ड बाय द गवर्नमेंट, दिस इज कॉल्ड डीवैल्यूएशन। हमारी सरकार जानबूझकर डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को डिक्रीज कर रही है, सेम वही $US पाने के लिए हमें 100 रुपए देने पड़ेंगे, इसे हम क्या बोलते हैं? डीवैल्यूएशन। चमका अच्छे से? अब देखो वही यहां पर लिखा हुआ है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेप्रीशिएशन एंड डीवैल्यूएशन। डेप्रीशिएशन कल हम लोगों ने पढ़ा था,
depreciation of domestic currency occurs when value of the domestic currency reduces in the international market due to market forces of demand and supply. Here the government plays no role. कल वाले में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो रही थी, दैट वाज डेप्रिशिएशन. लेकिन डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी अकर्स when value of domestic currency is deliberately reduced by the government by raising the exchange rate. यहां पर सरकार ने एक्सचेंज रेट को खुद इंक्रीज करा है, डेलिबरेटली जानबूझकर हमारी करेंसी की वैल्यू को गिराया है. यहां पर मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड और सप्लाई का कोई रोल नहीं है. इसे हम लोग बोलते हैं डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. समझ में आ गया अच्छे से. अब बात ये आती है कि मैम इस डीवैल्यूएशन का हमारी इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि क्या असर देखने को मिलता है. देखो बहुत आराम से समझना. क्या है हमारे पास में, वही एक्स एक्सिस पर हम हमारी डिमांड सप्लाई दिखाते हैं, वाई एक्सिस पर रेट आती है. मैंने कहा ये क्या है, यूएस डॉलर की डिमांड है. ये क्या है, यूएस डॉलर की सप्लाई है. ये क्या हो गई हमारी, रेट डिसाइड हो गई है OR. ठीक है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अकॉर्डिंग. लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने इस रेट को हायर सेट करा है, सरकार ने इस रेट को सेट करा है OR1. अब देखो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, ये जो येलो वाली लाइन है ये डिमांड वाले को यहां पर कट कर रही है. मतलब डिमांड कितनी है, सिर्फ इतनी है, डिमांड सिर्फ इतनी है. सप्लाई वाले को यहां कट कर रही है, मतलब सप्लाई कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है, सप्लाई कितनी है, इतनी है. अब आप खुद सोच कर देखो, मान लो किसी चीज की डिमांड तो इतनी है, ठीक है, लेकिन उस चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा है, अब ये कल भी हम लोगों ने पढ़ा था, अगर किसी चीज की डिमांड तो सिर्फ इतनी सी है, दिख रहा है हमें डिमांड इतनी है, लेकिन किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा है, इस सिचुएशन में क्या होगा. आप एक गुड की तरह सोचकर देखो, मान लो मार्केट में इस पेन की डिमांड तो कम है लेकिन इस पेन की सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो प्रोड्यूसर देखेगा कि यार सप्लाई ज्यादा है, हम लोगों ने ज्यादा पेन प्रोड्यूस कर दिए, तो वो इस पेन की प्राइस को रिड्यूस कर देगा ताकि लोग चीप देखकर इस पेन को परचेज करें. समझ पा रहे हो. अगर इस पेन की डिमांड बहुत कम है, सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो प्रोड्यूसर जानबूझकर इस पेन की प्राइसेस को डिक्रीज करेगा ताकि लोग सस्ता देखकर इस पेन को परचेज करें. सेम ऐसा ही होता है हमारे यूएस डॉलर के साथ में. इट लीड्स टू एक्सेस सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट. हमें दिख रहा है डिमांड कम है, सप्लाई क्या है, यूएस डॉलर की ज्यादा है. जब किसी चीज की सप्लाई ज्यादा होती है तो धीरे धीरे वो चीज अपने आप सस्ती होने लग जाती है और ये रेट दोबारा से डिक्रीज होके किसके इक्वल आ जाएगी, OR के इक्वल आ जाएगी. इट वुड लीड टू फॉल इन एक्सचेंज रेट. एक्सचेंज रेट हमारी दोबारा से डिक्रीज होगी और वो डिक्रीज होके किसके इक्वल आ जाएगी, OR के इक्वल आ जाएगी. लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने इंटेंशनली इस रेट को हायर सेट करा था, तो सरकार का कोई पर्पस होगा ना इसे हायर सेट करने का. जानबूझकर सरकार ने इस रेट को हायर सेट करा था, हमारी करेंसी की वैल्यू को गिराया था. इसका सरकार का कोई ना कोई पर्पस था. अगर ये रेट दोबारा से डिक्रीज होके OR के इक्वल आ जाएगी तो सरकार का एक पर्पस था ना इसे हायर सेट करने का, कहीं ना कहीं वो पर्पस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. वही लिखा है, इट वुड लीड टू फॉल इन एक्सचेंज रेट एंड पर्पस ऑफ डीवैल्यूएशन वुड बी लॉस्ट. गवर्नमेंट का एक पर्पस था इस रेट को हायर सेट करने का, डीवैल्यूएशन करने का, कहीं ना कहीं वो पर्पस खत्म हो जाएगा. ऐसा ना हो इसके लिए सरकार क्या करेगी, तो देखो इसके लिए सरकार क्या करेगी. मैंने कहा यूएस डॉलर की डिमांड कम है, यूएस डॉलर की सप्लाई ज्यादा है, ऐसा ना हो, हमारी एक्सचेंज रेट डिक्रीज ना हो. इसके लिए सरकार क्या करेगी, ये जो एक्स्ट्रा सप्लाई है ना, एक्स्ट्रा सप्लाई है, इसे हमारी सरकार खरीद लेगी. समझ पा रहे हो. ये जो यूएस डॉलर की मार्केट में एक्स्ट्रा सप्लाई है, डिमांड सिर्फ कितनी सी है, इतनी सी है, लेकिन सप्लाई ज्यादा है, इस एक्स्ट्रा सप्लाई को हमारी गवर्नमेंट परचेज कर लेगी. और गवर्नमेंट कैसे परचेज करेगी, आरबीआई की हेल्प से. गवर्नमेंट आरबीआई की हेल्प लेगी, आरबीआई उस यूएस डॉलर को इंटरनेशनल मार्केट से क्या कर लेगा, परचेज कर लेगा. अपने आप सप्लाई डिक्रीज होकर डिमांड के इक्वल आ जाएगी और हमारी एक्सचेंज रेट डिक्रीज नहीं होगी. वही लिखा है, गवर्नमेंट विल एब्सॉर्ब द एक्सेस सप्लाई बाय वे ऑफ इट्स ओन परचेज ऑफ द फॉरेन करेंसी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट. सरकार इस एक्स्ट्रा सप्लाई को खुद एब्सॉर्ब कर लेगी, इंटरनेशनल मनी मार्केट से यूएस डॉलर को परचेज कर लेगी. और इसकी वजह से हमें पता है हमारे सरकार के पास में एक गुल्लक होता है जिसमें बहुत सारा यूएस डॉलर रखा हुआ है.
हमारे सरकार के पास में फॉरेक्स रिजर्व्स है। अपने आप अगर सरकार यूएस डॉलर परचेज करेगी तो गवर्नमेंट के यूएस डॉलर्स यानी कि फॉरेक्स रिजर्व्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। वही लिखा है अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विल राइज। आरबीआई इज इंगेज्ड इन दिस प्रोसेस ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी। और गवर्नमेंट के बिहाफ पर ये काम करता कौन है, आरबीआई करता है। समझ में आ गया डिवैल्यूएशन का इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। हम लोगों ने देखा डिवैल्यूएशन की वजह से डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। सप्लाई ज्यादा होती है तो अपने आप रेट गिरने लग जाती है। रेट गिर जाएगी तो सरकार का एक पर्पस था इस रेट को हायर सेट करने का, वो पर्पस खत्म हो जाएगा। इसलिए सरकार इस एक्स्ट्रा सप्लाई को एब्जॉर्ब कर लेगी, आरबीआई की हेल्प से खुद परचेज कर लेगी और गवर्नमेंट के जो फॉरेक्स रिजर्व्स है वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। करेक्ट हो गया, अच्छे से चमक गया यहां तक। अब इसका देखो इकोनॉमी पर और क्या इंपैक्ट पड़ता है। हमारे एक्सपोर्ट्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, बिल्कुल इंक्रीज होंगे। मैंने कहा पहले ये रेट थी, मान लो पहले ये रेट थी हमारी कि एक यूएस डॉलर हमें 84 में मिलता था, आज एक यूएस डॉलर हमें 100 में मिल रहा है। सरकार ने ऐसा करा है। तो इस यूएस वाले बंदे की नजर से सोच के देखो, फिरंगी की नजर से सोच के देखो, ये देखिएगा पहले एक यूएस डॉलर में इंडिया से सिर्फ 84 का सामान मिलता था, आज एक यूएस डॉलर में इंडिया से 100 रुपए तक का सामान मिलता है। तो ये तो खुश होगा कि पहले एक यूएस डॉलर में सिर्फ 84 का सामान मिलता था, आज एक यूएस डॉलर में 100 रुपए तक का सामान इंडिया से मिल जाता है। तो ये हमसे परचेज करेगा, यानी कि हमारे एक्सपोर्ट्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो हमारे एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने के लिए हमारी गवर्नमेंट इंटेंशनली ये स्टेप लेती है। हमारे एक्सपोर्ट्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, क्योंकि उनको हमारा सामान क्या लग रहा है, चीप लग रहा है। वहीं हमारे इंपोर्ट्स डिक्रीज हो जाएंगे। ऑब्वियसली बात है, पहले एक यूएस डॉलर 84 में मिलता था, आज सेम वही यूएस डॉलर हमें 100 में मिल रहा है। मतलब यूएस डॉलर महंगा हो गया, दूसरे देशों का सामान हमारे लिए एक्सपेंसिव हो गया, तो हमारे इंपोर्ट्स क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। समझ में आया। अब वही बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट जानबूझकर अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू को क्यों डिक्रीज करेगी, क्यों डिवैल्यू करेगी। तो बेसिकली लेस डेवलप्ड कंट्रीज ऐसा करती हैं। क्यों करती हैं, डीवैल्यूएशन मतलब प्लान्ड फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। जानबूझकर खुद की करेंसी की वैल्यू को डिक्रीज करा जा रहा है। क्यों करा जा रहा है, ताकि फिरंगियों को हमारा सामान सस्ता लगे और हमारे एक्सपोर्ट्स क्या हो, इंक्रीज हो। इट इज एक्सपेक्टेड टू रेज डिमांड फॉर द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट फॉरेनर्स को सस्ता लग रहा है, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स और सर्विसेज की मार्केट में डिमांड इंक्रीज होगी, हमारे एक्सपोर्ट्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। हमें पता है जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, बहुत सारा यूएस डॉलर आता है। पता है ना, एक्सपोर्ट करते हैं तो यूएस डॉलर आता है, और उसी यूएस डॉलर से हम असेंशियल चीजों का क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। राइज इन एक्सपोर्ट्स इंक्रीजेस फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी। और जो हमारे पास में फॉरेक्स रिजर्व्स यानी कि यूएस डॉलर आ रहा है, उससे हम असेंशियल चीजों का क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। और तो और जब उन्हें लग रहा है पहले एक यूएस डॉलर में इंडिया से सिर्फ 84 का सामान आता था, अब एक यूएस डॉलर में इंडिया से 100 रुपए तक का सामान आ सकता है, उन्हें हमारी करेंसी सस्ती लग रही है, तो वो लोग, बाहर वाले लोग हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो हमारे पास में आएगी फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जब दूसरे देश हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो अपने आप हमारा जीडीपी क्या होता है, इंक्रीज होता है। दिस इज द रीजन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनकी कंट्रीज जानबूझकर अपनी करेंसी की वैल्यू को क्या करती हैं, डीवैल्यू करती हैं। समझ में आ गया। एक इंपॉर्टेंट बात है, जब करेंसी की वैल्यू खुद डिक्रीज हो रही है ड्यू टू मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, उसे हम बोलते हैं डेप्रिशिएशन, जैसे कि होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में। लेकिन जब गवर्नमेंट इंटेंशनली डिक्रीज कर रही है खुद की करेंसी की वैल्यू को, उसे हम डेप्रिशिएशन ना बोलकर क्या बोलेंगे, डीवैल्यूएशन। चमका अच्छे से। अब देखो इसका हम ऑपोजिट डिस्कस करते हैं। व्हेन एक्सचेंज रेट इज सेट लोअर देन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, वही है, ये यूएस डॉलर की डिमांड है, ये सप्लाई है, ई पर इंटरसेक्ट करे, ये इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है, यानी कि पार रेट ऑफ एक्सचेंज है। अब मैंने कहा गवर्नमेंट ने जानबूझकर इसे लोअर सेट करा है। मान लो पहले एक यूएस डॉलर आता था 84 रुपीज के अंदर, आज सेम वही एक यूएस डॉलर हमें मिल जाता है 50 रुपीज के अंदर ही। तो गवर्नमेंट ने जानबूझकर एक्सचेंज रेट को क्या करा है, लोअर सेट करा है। OR इज इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, यानी कि पार रेट ऑफ एक्सचेंज। OR1 क्या है, एक्सचेंज रेट है जो गवर्नमेंट ने सेट करी है।
अब खुद सोच कर देखो, पहले एक यूएस डॉलर पाने के लिए हमें 84 रुपीज पे करने पड़ते थे, आज सेम वही यूएस डॉलर हमें जस्ट 50 रुपीज में मिल जाता है। मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू तो इंक्रीज हो गई। पहले एक यूएस डॉलर पाने के लिए 84 पे करने पड़ रहे थे, आज हमें सिर्फ 50 रुपीज पे करने पड़ते हैं। मतलब इंडियन रुपी की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब सेम यही काम जब हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में हो रहा था, तब उसे हम लोगों ने क्या नाम दिया था, एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, यही नाम दिया था। लेकिन यहां पर हम इसे एप्रिशिएशन ना बोलकर क्या बोलेंगे, रीवैल्यूएशन। क्या बोलेंगे, रीवैल्यूएशन, क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट ने जानबूझकर एक्सचेंज रेट को लोअर सेट करा है और हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज करा है। तो जब ये काम खुद होता है अकॉर्डिंग टू मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, दैट इज एप्रिशिएशन। लेकिन जब गवर्नमेंट इंटेंशनली करती है, दैट इज रीवैल्यूएशन। इट मीन्स वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी हैज बीन डेलिबरेटली रेज्ड बाय द गवर्नमेंट। सरकार ने जानबूझकर हमारी करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज करा है, दिस इज नोन एज रीवैल्यूएशन। चमका अच्छे से। अब देखो वही है एप्रिशिएशन और रीवैल्यूएशन में डिफरेंस। एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी अकर्स व्हेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी राइजेस इन द इंटरनेशनल मार्केट। किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। हेयर गवर्नमेंट प्लेज नो रोल, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। लेकिन रीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी अकर्स व्हेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज डेलिबरेटली रेज्ड बाय द गवर्नमेंट। यहां पर गवर्नमेंट जानबूझकर हमारी करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज कर रही है। यहां पर मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का कोई रोल नहीं है। इजी हो गया। अब इसका हमारी इकोनॉमी पर क्या इंप्लीकेशन होगा, बहुत आराम से देखना। वही अगेन मैं एक्सप्लेन करती हूँ। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ये है यूएस डॉलर की सप्लाई, ये है यूएस डॉलर की डिमांड। मैंने कहा ये ई पर इंटरसेक्ट करे तो ये हमारी इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है। मैंने कहा गवर्नमेंट ने इस रेट को लोअर सेट करा, गवर्नमेंट ने इस रेट को लोअर सेट करा। इसका मतलब पहले मान लो एक यूएस डॉलर हमें मिलता था 84 में, आज सेम वही यूएस डॉलर हमें मिल जाता है जस्ट 50 रुपीज के अंदर। गवर्नमेंट ने इसे लोअर सेट करा। अब इसके अकॉर्डिंग ये येलो वाला देखो सप्लाई को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर। मतलब ये सप्लाई है, लेकिन डिमांड वाले को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। डिमांड क्या है, ज्यादा है। अब वही पीछे वाले की तरह हमें सोचकर देखना है। 1 सेकेंड, सप्लाई कम है और डिमांड क्या है, ज्यादा है। अब आप खुद सोचकर देखो, अगर किसी चीज की मार्केट में सप्लाई कम है, सप्लाई इतनी है, लेकिन उस चीज की मार्केट में डिमांड ज्यादा है। कोई भी चीज की मार्केट में सप्लाई कम है और उस चीज की डिमांड ज्यादा है। अब इतनी सारी डिमांड को फुलफिल करना तो पॉसिबल नहीं है। आप गुड की तरह सोच के देख लो, मार्केट में इस पेन की सप्लाई कम है लेकिन इस पेन की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो इतनी सारी डिमांड को फुलफिल करना पॉसिबल नहीं है। अपने आप इस पेन की प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी ताकि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग परचेज करें। सेम ऐसा ही यूएस डॉलर के साथ में होगा। सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, अपने आप यूएस डॉलर क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। इट लीड्स टू एक्सेस डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, डिमांड ज्यादा है। इट वुड लीड टू राइज इन एक्सचेंज रेट। मैंने बताया अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो अपने आप एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यूएस डॉलर फिर से महंगा होके ओआर के इक्वल आ जाएगा। लेकिन सरकार का कोई पर्पस था, सरकार ने इंटेंशनली रेट को लोअर सेट करा था, तो जो सरकार का रीवैल्यूएशन का पर्पस था वो पर्पस क्या हो जाएगा, खो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो, गवर्नमेंट ने जानबूझकर इस रेट को लोअर सेट करा था। गवर्नमेंट का एक जो रीवैल्यूएशन का पर्पस था वो पर्पस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब इस सिचुएशन में सरकार क्या करेगी, हमें पता है गवर्नमेंट के पास में बहुत सारा यूएस डॉलर का क्या होता है, रिजर्व होता है। गवर्नमेंट इस यूएस डॉलर को इंटरनेशनल मार्केट में क्या कर देगी, सप्लाई कर देगी। समझ पा रहे हो, गवर्नमेंट खुद अपने पास से आरबीआई की हेल्प से क्या करेगी, आरबीआई को बोलेगी कि हमारे पास में जो यूएस डॉलर का रिजर्व रखा है ना, उसमें से कुछ यूएस डॉलर्स इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई कर दो, यानी कि रिलीज कर दो। अपने आप ऑटोमेटिकली सप्लाई बढ़ जाएगी और डिमांड के इक्वल आ जाएगी। मतलब इस एक्सेस डिमांड को हमारी गवर्नमेंट फुलफिल कर रही है खुद की तिजोरी से, ताकि ये एक्सचेंज रेट इंक्रीज होके ओआर के इक्वल ना आए। क्योंकि अगर ये ओआर के इक्वल आ गई तो गवर्नमेंट ने इस रेट को लोअर सेट करा था, वो लोअर सेट करने का सरकार का पर्पस खत्म हो जाएगा। हैंस गवर्नमेंट विल फुलफिल दिस एक्सेस डिमांड। सरकार इस एक्सेस डिमांड को फुलफिल करेगी बाय रिलीजिंग सप्लाईज फ्रॉम इट्स रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सरकार के पास में जो फॉरेक्स रिजर्व्स रखे हुए हैं
उसमें से सरकार यूएस डॉलर की क्या करेगी, सप्लाई करेगी। तो अपने आप गवर्नमेंट के जो यूएस डॉलर के रिजर्व्स है वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। गवर्नमेंट रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विल डिक्रीज। समझ में आ गया अच्छे से। उस वाले में सरकार परचेज कर रही थी, इस वाले में सरकार यूएस डॉलर्स को क्या कर रही है, सप्लाई कर रही है इस एक्सेस डिमांड को फुलफिल करने के लिए। बाकी इसका इकोनॉमी पर और क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हमारे एक्सपोर्ट्स डिक्रीज हो जाएंगे। मैम एक्सपोर्ट्स क्यों डिक्रीज होंगे, पहले एक यूएस डॉलर 84 में मिलता था, आज एक यूएस डॉलर सिर्फ 50 में मिल रहा है। अब यूएस वाले बंदे की नजर से सोच के देखो, ये देखेगा पहले एक यूएस डॉलर में इंडिया से 84 रुपीज का सामान मिल जाता था, आज एक यूएस डॉलर में सिर्फ 50 रुपीज का सामान मिल रहा है। वो देखेगा यार इंडिया तो डे बाय डे एक्सपेंसिव होता जा रहा है, तो वो हमसे परचेज नहीं करेगा, मतलब हमारे एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। वहीं हमारे इंपोर्ट्स इंक्रीज होंगे। हम देखेंगे पहले एक यूएस डॉलर हमें 84 का मिलता था, आज सिर्फ 50 रुपीज का मिल रहा है, तो हमारे लिए तो यूएस सस्ता हो रहा है ना, हम लोग उनसे सामान परचेज करेंगे, हमारे इंपोर्ट्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। करेक्ट हो गया अच्छे से। तो ये हम लोगों ने देख लिया, हमारा रीवैल्यूएशन भी और हमारा डीवैल्यूएशन भी करेक्ट हो गया। अब देखो हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर दो सिस्टम आते हैं। पहला है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, दूसरा है ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। पहले इन्हें आराम से समझ लो, बहुत ही इजी सा है, बस थ्योरेटिकल है, जो एग्जाम में हल्का सा पूछा जा सकता है। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का ही एक पुराना वेरिएंट है, यानी कि पुराना तरीका है, जो बहुत सारी कंट्रीज में चलता था 1920 से पहले। So it is an old variant of fixed exchange rate system which was prevalent in most countries prior to 1920s. 1920s से पहले चलता था। कुछ नहीं है, अलग अलग कंट्रीज की जो करेंसीज होती थी उन्हें गोल्ड की टर्म्स में बताया जाता था। इसका मतलब है जैसे बोल दिया एक यूएस डॉलर जो है वो 2 ग्राम गोल्ड के बराबर है, ठीक है। इस तरह से बोल दिया 1 यूके पाउंड जो है वो 4 ग्राम्स गोल्ड के बराबर है। तो अलग अलग कंट्रीज की करेंसीज को बताया जाता था इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, सिंपल सा था। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम गोल्ड वाज टेकन एज अ कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी बिटवीन करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग कंट्रीज की करेंसीज को बताया जाता था इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। ईच कंट्री वॉज टू डिफाइन वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। जैसे 1 पाउंड जो है वो 4 ग्राम गोल्ड के बराबर है, 1 यूएस डॉलर 2 ग्राम्स गोल्ड के बराबर है। इसे बोला जाता था गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, जिसका दूसरा नाम है मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज या फिर मिंट पैरिटी। तो बस ये थ्योरेटिकल है, आपको नाम पता होने चाहिए, ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर होता क्या था। ठीक बात हो गई। वहीं ऐसा ही एक और है जिसका नाम है ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। क्या नाम है? ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। ये भी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर ही आता है, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट अलाउ है। और एडजस्टमेंट भी कब अलाउ है? जब आईएमएफ परमिशन देता है। क्या समझे? ये भी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस, एडजस्टमेंट अलाउ है सिर्फ आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की परमिशन से। इसीलिए इसका दूसरा नाम है एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, क्योंकि एडजस्टमेंट पॉसिबल है। अब यहाँ पे क्या होगा, हर करेंसी को पहले यूएस डॉलर की टर्म्स में बताया जाएगा। जैसे मैंने बोला 1 पाउंड जो है वो 2 यूएस डॉलर के बराबर है, ठीक है, 2 यूएस डॉलर के बराबर है। तो हर करेंसी की वैल्यू को बताया जाएगा इन टर्म्स ऑफ डॉलर। समझ में आ गया? क्योंकि डॉलर क्या है, एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड करेंसी है। तो हर करेंसी को बताएंगे हम इन टर्म्स ऑफ डॉलर कि 1 पाउंड जो है वो 2 यूएस डॉलर के बराबर है, इस तरह से। उसके बाद में अगेन यूएस डॉलर को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? गोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे। तो अल्टीमेटली हम हर करेंसी की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ गोल्ड ही तो बता रहे हैं, देखा जाए तो। डिफरेंट करेंसीज वर रिलेटेड टू वन करेंसी। अलग अलग करेंसीज को हम एक ही करेंसी के अंदर मेजर करेंगे, दैट इज यूएस डॉलर, कि 1 पाउंड किसके बराबर है? 2 यूएस डॉलर के बराबर है, इस तरह से। फिर यूएस डॉलर को हम गोल्ड में बता देंगे। यूएस डॉलर को हम बता देंगे कि 1 यूएस डॉलर का मतलब है 2 ग्राम गोल्ड। जैसे बता दिया 1 पाउंड जो है वो 2 यूएस डॉलर के बराबर है। 1 सेकेंड। 1 पाउंड इज इक्वल टू 2 यूएस डॉलर, ठीक है। फिर बता देंगे 1 यूएस डॉलर जो है वो 2 ग्राम गोल्ड के बराबर है। तो देखा जाए तो 1 पाउंड इज इक्वल टू 2 यूएस डॉलर। तो 1 पाउंड किसके बराबर हो गया? 2 × 2
4 ग्राम गोल्ड के बराबर हो गया। इतनी टेक्निकलिटी में हमें नहीं जाना, सिंपल सा बोल रही हूँ, अलग अलग करेंसीज को यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर लो, फिर यूएस डॉलर को हम लोगों ने गोल्ड वैल्यू दे दी। इट इम्प्लाइज वैल्यू ऑफ दैट करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। अल्टीमेटली हम हर करेंसी को किसकी टर्म्स में बता रहे हैं, गोल्ड की टर्म्स में बता रहे हैं। गोल्ड वॉज द कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट यहाँ पर पॉसिबल था सिर्फ आईएमएफ की परमिशन से, इसीलिए हम इसे बोलते हैं एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। ये सिस्टम हमारा 1977 तक चला, बाद में इसे खत्म कर दिया गया और इसकी जगह आ गया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था। समझ में आ गया। अब बात ये आती है इसे ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हुई थी। कहां पर हुई थी, ब्रेटन वुड्स यूएसए के अंदर हुई थी 1944 के अंदर, और इसी के साथ में आईएमएफ एस्टैब्लिश हुआ था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया जगह के नाम पर ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। ये सिंपल सा है, थ्योरेटिकल है, बस लर्न करने का है। तो देखो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब दोनों में फटाफट से डिफरेंस देखते हैं। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम कल पढ़ा था, फिक्स्ड वाला आज पढ़ा। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में एक्सचेंज रेट डिसाइड होती है अकॉर्डिंग टू मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में एक्सचेंज रेट कौन डिसाइड करती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में मार्केट फोर्सेस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। मेन रोल किसका है, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड और सप्लाई का कोई रोल नहीं है। फ्लेक्सिबल में दो टर्म्स यूज होती है, एक है एप्रिसिएशन, एक है डेप्रिसिएशन। जब एक्सचेंज रेट इंक्रीज होती है, इसका मतलब सेम यूएस डॉलर पाने के लिए हमें ज्यादा इंडियन रुपीस देने पड़ेंगे, मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जब एक्सचेंज रेट डिक्रीज होती है, कि मान लो पहले एक यूएस डॉलर पाने के लिए 80 रुपीज देने पड़ते थे, आज सेम वही यूएस डॉलर जस्ट 50 रुपीज में मिल जाता है। डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, दिस इज एप्रिसिएशन। तो कल हमने एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन पढ़ा था। लेकिन जब गवर्नमेंट जानबूझकर हमारी करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करती है, इंक्रीज करती है उसे बोलते हैं रीवैल्यूएशन, डिक्रीज करती है उसे बोलते हैं डीवैल्यूएशन। मतलब एप्रिसिएशन की जगह रीवैल्यूएशन है, डेप्रिसिएशन की जगह पर डीवैल्यूएशन है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर सरकार को फॉरेक्स रिजर्व्स रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सरकार को अपने पास में बहुत सारा यूएस डॉलर का रिजर्व रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में सरकार को अपने पास में बहुत सारा फॉरेक्स रिजर्व रखना पड़ता है। मैम क्यों, तो देखो हम लोगों ने पीछे देखा था, जब हम लोगों ने देखा सरकार इस एक्सचेंज रेट को जानबूझकर लोअर सेट करती है, तब मैंने क्या बताया, अगर सरकार ने इस रेट को लोअर सेट करा है, इसके हिसाब से सप्लाई यूएस डॉलर की सिर्फ इतनी है, लेकिन डिमांड क्या है, ज्यादा है। मैंने बताया था सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है तो एक्सचेंज रेट अपने आप इंक्रीज हो जाती है, वो ओआर के इक्वल आ जाएगी। सरकार ने इसे लोअर सेट करा था, उसके पीछे सरकार का एक पर्पस था, वो पर्पस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस एक्सेस डिमांड को फुलफिल कौन करती है, हमारी गवर्नमेंट फुलफिल करती है। मैंने बताया था इस एक्सेस डिमांड को हमारी गवर्नमेंट फुलफिल करेगी। गवर्नमेंट के पास में बहुत सारा यूएस डॉलर का रिजर्व रखा है, जिसमें से कुछ यूएस डॉलर्स हमारी सरकार आरबीआई की हेल्प से इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई कर देगी। तो ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है ना, यहाँ पर सरकार को अपने पास में यूएस डॉलर्स के रिजर्व रखने पड़ रहे हैं ताकि वो उसे इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई कर सके। तो वही है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में सरकार को अपने पास में फॉरेक्स रिजर्व्स रखने पड़ते हैं। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में ऐसा करने की कुछ जरूरत नहीं है, सारा काम होता है अकॉर्डिंग टू मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। लास्ट है स्पेक्यूलेशन। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में स्पेक्यूलेशन के चांसेस कम हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में स्पेक्यूलेशन के चांसेस ज्यादा हैं। स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है सट्टा लगाना, एक तरह से कि कोई चीज सस्ती है तब परचेज कर ली, जब कोई चीज महंगी होगी तब उस चीज को क्या करेंगे, सेल करके पैसा कमाएंगे। जैसे यूएस डॉलर मान लो 50 रुपए में मिल रहा है, तब परचेज कर लिया, जब यही यूएस डॉलर 80 का हो जाएगा तब इस यूएस डॉलर को मार्केट में बेच के 30 रुपए कमा लेंगे। तो ये जो बिजनेस होता है इस बिजनेस को स्पेक्यूलेशन बोलते हैं, सट्टेबाजी। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक्सचेंज रेट फिक्स होती है, लेकिन फ्लेक्सिबल में पॉसिबल है क्योंकि एक्सचेंज रेट बार बार चेंज होती है अकॉर्डिंग टू मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। समझ में आ गया। लास्ट टॉपिक आता है आज का हमारा, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ठीक है। देखो होता क्या है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंडर ही ये आता है जो हम लोगों ने कल पढ़ा था। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर
हमारी एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होती है? अकॉर्डिंग टू मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसी तरह से एक्सचेंज रेट हमारी डिसाइड होती है। लेकिन कई बार ओकेशनली सेंट्रल बैंक यानी कि हमारा आरबीआई इंटरफेयर करता है और एक्सचेंज रेट को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट यानी कि चेंज करने की कोशिश करता है। इसी सिस्टम को बोला जाता है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्या बोला मैंने? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम ही है कि एक्सचेंज रेट डिसाइड होगी अकॉर्डिंग टू मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, लेकिन ओकेशनली सेंट्रल बैंक इंटरफेयर करता है, इस एक्सचेंज रेट को ऊपर या नीचे करने की कोशिश करता है, इंक्रीज डिक्रीज करने की कोशिश करता है। जब लग रहा है कि यार एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा मतलब स्लिप हो रही है, बहुत ज़्यादा हाई सेट हुई है, एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा लो है, जब लग रहा है यार एक्सचेंज रेट जो है वो स्लिप हो रही है, एक डिजायर्ड लिमिट से बाहर जा रही है, बहुत ज़्यादा हायर या लोअर सेट हो रही है, तो ओकेजनली आरबीआई इंटरफेयर करता है। इसीलिए इसे हम बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग। वो फ्लोट को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। Even when exchange rate is determined by the forces of supply and demand, sometimes the central bank यानी कि RBI intervenes, वो interfere करता है to manage the exchange rate, ताकि जो exchange rate है it does not slip out of the desired limit. It is called managed floating. It is a system of floating exchange rate. Floating यानी कि flexible exchange rate system के अंडर ही आता है। When there is occasional intervention, ओकेजनली आरबीआई इंटरफेयर कर रहा है और उस फ्लोट को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है ताकि चीजें लिमिट से बाहर ना जाएं। इसीलिए इसका दूसरा नाम है डर्टी फ्लोटिंग। क्या बोलते हैं इसे हम? डर्टी फ्लोटिंग। समझ में आ गया? अब देखो कैसे करता है आरबीआई ऐसा। व्हेन एक्सचेंज रेट नीड्स टू बी लोवर्ड, मान लो आरबीआई को एक्सचेंज रेट को लोअर सेट करना है, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये ई, ये एक्सचेंज रेट हमारी ओआर आ रही है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अकॉर्डिंग, जो कल हम लोगों ने पढ़ा था। आरबीआई इस रेट को क्या करना चाहता है? लोअर सेट करना चाहता है। आरबीआई इस रेट को क्या करना चाहता है? लोअर सेट करना चाहता है। इस सिचुएशन में आरबीआई क्या करेगा? हमें पता है हमारे आरबीआई के पास में बहुत सारा यूएस डॉलर का क्या रखा हुआ है? रिजर्व रखा हुआ है। रखा है या नहीं है? हर देश के सेंट्रल बैंक के पास में फॉरेक्स रिजर्व होते हैं। वो इस रिजर्व में से कुछ यूएस डॉलर मार्केट में क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। रिलीज मतलब वो कुछ यूएस डॉलर को मार्केट में क्या कर देगा? सप्लाई कर देगा। समझ में आ गया? अब सोच के देखो, किसी चीज की डिमांड पर तो कोई इफेक्ट नहीं आया, डिमांड तो जितनी थी उतनी ही है। अगर आरबीआई यूएस डॉलर को मार्केट में सप्लाई कर देगा, इंटरनेशनल मार्केट में रिलीज कर देगा, तो इंटरनेशनल मार्केट में यूएस डॉलर की सप्लाई अपने आप क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। किसी चीज की डिमांड इतनी ही है, अगर लेकिन सप्लाई बढ़ जाती है, तो मैंने बताया डिमांड उतनी ही है लेकिन सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो गुड्स के साथ में भी ऐसा ही होता है। इस पेन की डिमांड कम है लेकिन सप्लाई ज्यादा है, अपने आप ये पेन क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा। तो अगर यूएस डॉलर की मार्केट में सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, आरबीआई इस यूएस डॉलर को रिलीज कर देगा, अपने आप ये यूएस डॉलर क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा और ये रेट क्या हो जाएगी? लोअर सेट हो जाएगी। वही लिखा है, सेंट्रल बैंक रिलीज द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अदर थिंग्स कांस्टेंट है यानी कि डिमांड कांस्टेंट है। अगर यूएस डॉलर की मार्केट में सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो अपने आप यूएस डॉलर क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा। जो यूएस डॉलर पहले 84 में मिल रहा था, आज वही यूएस डॉलर हमें 50 रुपए में मिलने लग जाएगा। मतलब हमारी करेंसी इंडियन रुपी की वैल्यू क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। हालांकि आरबीआई ने जानबूझकर इंक्रीज करी है, लेकिन ये कौन से में आता है? ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में ही आता है, क्योंकि ओकेजनली आरबीआई इंटरफेयर कर रहा है। इसीलिए इसे हम रीवैल्यूएशन ना बोलकर क्या बोलेंगे? एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। समझ में आई मेरी बात? क्या कह रही हूं मैं? एक्सचेंज रेट अपने आप सेट हुई है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंडर कि एक यूएस डॉलर हमें 84 रुपीज में मिल रहा है, लेकिन ओकेजनली आरबीआई इंटरफेयर करता है। आरबीआई को लग रहा है यार ये रेट बहुत ज्यादा है, तो आरबीआई के पास में यूएस डॉलर है, वो इसे इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई कर देगा। डिमांड उतनी है यूएस डॉलर की, अगर सप्लाई बढ़ गई तो अपने आप यूएस डॉलर सस्ता हो जाएगा। सस्ता हो जाएगा, मान लो अब वो सेम यूएस डॉलर हमें 50 रुपए में मिल रहा है, हमारी करेंसी की वैल्यू तो बढ़ी ना। पहले एक यूएस डॉलर पाने के लिए 84 दे रहे थे, आज सिर्फ 50 रुपीज देने पड़ रहे हैं। इंडियन रुपी की वैल्यू इंक्रीज हो गई, इसे हम बोलते हैं एप्रिशिएशन। याद रखना, रीवैल्यूएशन नहीं बोलेंगे, एप्रिशिएशन बोलेंगे, क्योंकि मैनेज्ड फ्लोटिंग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का ही पार्ट है। ओकेजनली बस आरबीआई इंटरफेयर कर रहा है। समझ में आ गया? व्हेन एक्सचेंज रेट नीड्स टू बी रेज्ड, अगर एक्सचेंज रेट को बढ़ाना है तो क्या होगा? मैंने कहा ये यूएस डॉलर की सप्लाई है,
ये यूएस डॉलर की डिमांड है, ये ई। अब मैंने कहा आरबीआई इस रेट को बढ़ाना चाहता है। मान लो यूएस डॉलर मिल रहा है 84 के अंदर, आरबीआई चाहता है कि यार ये रेट इंक्रीज हो जाए, ये रेट क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, यूएस डॉलर हमें 100 रुपये में मिलने लग जाए। ऐसा आरबीआई क्यों चाहेगा? ताकि हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाए, है ना। तो इस सिचुएशन में आरबीआई यूएस डॉलर की डिमांड करने लग जाएगा, आरबीआई यूएस डॉलर की डिमांड करने लग जाएगा। अब सोचो, किसी चीज की सप्लाई तो उतनी है, आरबीआई यूएस डॉलर की बहुत ज्यादा डिमांड करने लग जाएगा। सप्लाई तो उतनी है लेकिन आरबीआई डिमांड करने लग गया, अपने आप यूएस डॉलर की मार्केट में क्या हो गई है, डिमांड बढ़ गई है। अब देखो, मान लो ये पेन है, इसकी सप्लाई तो उतनी है लेकिन इसकी डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, सबकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकते, अपने आप ये पेन एक्सपेंसिव हो जाएगा, ताकि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग खरीदे। सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, सेंट्रल बैंक जो है वो यूएस डॉलर की डिमांड इंक्रीज कर देगा। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब सप्लाई कांस्टेंट है, हायर द डिमांड फॉर यूएस डॉलर वुड रेज द रेट ऑफ एक्सचेंज, अपने आप रेट ऑफ एक्सचेंज हमारी इंक्रीज होके 100 पर आ जाएगी। आरबीआई यही चाहता था। आरबीआई ने जानबूझकर खुद की करेंसी की वैल्यू को डिक्रीज करा। पहले 1 यूएस डॉलर पाने के लिए हम सिर्फ 84 पे कर रहे थे, आज से वही यूएस डॉलर पाने के लिए वी हैव टू पे 100 रुपीज। हमारी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, लेकिन इसे हम डीवैल्यूएशन ना बोलकर क्या बोलेंगे, डेप्रीशिएशन, क्योंकि ये आता किस में है, ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंडर ही आता है। समझ में आ गया? सो मैनेज्ड फ्लोटिंग इज एन एक्सरसाइज ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी। मैनेज्ड फ्लोटिंग में देखा जाए तो आरबीआई फॉरेन करेंसी को या तो सेल कर रहा है या फिर क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। जैसे अभी वाले में परचेज मतलब डिमांड कर रहा है, पीछे हम लोगों ने देखा था जब लोअर सेट करनी थी तब वो क्या कर रहा था, सेल कर रहा था, सप्लाई कर रहा था। तो ये कहीं ना कहीं क्यों कर रहा है, ताकि एक्सचेंज रेट जो है वो एक डिजायर्ड लिमिट के अंदर रहे। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का ही पार्ट है, लेकिन कई बार हम बोल देते हैं ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का मिक्सचर है। क्यों फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम? क्यों? क्योंकि एक्सचेंज रेट और वैसे तो कैसे डिसाइड हो रही है, अकॉर्डिंग टू मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, लेकिन ओकेजनली आरबीआई भी इंटरफेयर कर रहा है, इसलिए हम इसे फिक्स्ड का भी पार्ट बोल देते हैं। बाकी याद रखना है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंडर ही आता है। समझ में आ गई बातें? एक क्वेश्चन दे रही हूँ, एक नहीं 2 क्वेश्चंस है। When the exchange rate rises due to managed floating, क्या बोलेंगे, डिवैल्यूएशन, एप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन या फिर रिवैल्यूएशन? आसानी से बता सकते हो, अभी मैंने बताया है। ऑन द बेसिस ऑफ द बिलो डायग्राम हमारे पास में गिवन है, व्हाट डज द शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व फ्रॉम डी टू D1 इंडिकेट? हमारा डिमांड कर्व डी से D1 पर चले गया, शिफ्ट हो रहा है, पहले D था ब्लू वाला, अब पिंक वाला D1 है। इसका मतलब क्या है, एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डेप्रिशिएशन, एप्रिशिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी या फिर बोथ बी एंड सी? दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मुझे कमेंट्स में करने, सो डेट मुझे पता लगे कि आप लोग साथ साथ में पढ़ते जा रहे हो। अब कल की क्लास में हम छोटे छोटे से टॉपिक्स डिस्कस करेंगे कि हम फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों करते हैं, फॉरेन करेंसी की सप्लाई कहाँ से होती है, उसके अलावा हम लोग हमारा स्पॉट मार्केट वगैरह डिस्कस करेंगे, छोटे छोटे से टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के मैरिट्स, डीमैरिट्स वगैरह डिस्कस करके कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। सो आई विल सी यू टुमारो। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।